हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। तो इस लेसन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे आगे से क्वेश्चन 75 तक हमारे उस लेसन में हो गए थे पिछले लास्ट सेट 2 में। जो जो हम सेट 3 आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखेंगे 76 to 100। एंड अगेन क्वेश्चन का पैटर्न समझते हुए चलेंगे किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, और हर क्वेश्चन से हम 1 2 3 4 अलग से कुछ भी चीज़ें भी हमको पॉइंट क्लियर होते हैं वो भी। और स्ट्रेटजी में यही रहेगा, पॉइंट्स हैं आपकी, उनकी एज देख लीजिए, उनका लिटरेरी उन्होंने कोई कोई टर्म उनके लिए यूज़ किए जाते हैं, उनका कोई अदर नेम है, फुल नेम है, ऐसे हम लोग को ये सब चीज़ों को फोकस करके चलना होता है खुद से ही। ये क्वेश्चन बन रहे हैं, इट्स ओके, सामने आ गए, लेकिन जिनके क्वेश्चन नहीं बन रहे उनके आपको बनाना हो जाते हैं। तो देख लेंगे आज हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। व्हाट वाज द लीडिंग प्रिंसिपल इन द एज ऑफ पोप? एज ऑफ पोप को ऑगस्टन एज भी कहते हैं। इसका टाइमिंग है 1688 टू 1744, ये इसका टाइमिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ पॉप ऑगस्टन एज। इसमें गुड सेंस, रोमांटिक थॉट, लूज मोरल, सारे ही इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ बेलिंडा इन पोप्स द रेप ऑफ द लॉक? तो बेलिंडास रियल नेम इज अराबेला फॉर्मर, एंड जो द रेप ऑफ द लॉक है, इसका जो जैनर है, इस वर्क का जैनर है, ये एक मॉक एपिक है। एपिक जैसे महाकाव्य होता है, मॉक एपिक ये होता है कि किसी एपिक की पैरोडी करके मजाकिया वे में उसको लिख देना। पैरोडी यानी कि नकल। तो ये पैरोडी है ना, किसी एपिक की पैरोडी को क्या कहते हैं? मॉक एपिक। तो ये एक मॉक एपिक है और बाय पॉप, अलेक्जेंडर पॉप, बेलिंडास की मेन कैरेक्टर है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेलिंडा कहाँ किस कैरेक्टर में है, पोप के वर्क में है, किस वर्क में, द रेप ऑफ द लॉक में, ऐसे। तो हमको इस एक क्वेश्चन से सारे ही पॉइंट्स को अपने खींच कर चलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who said poets are the mirror of gigantic shadows which futurity cast upon the present? ये quotations वाले क्वेश्चंस आते हैं, अगर इनको हम लोग रिपीटेड वे में बार बार पढ़ेंगे समझते हुए तो ये भी हमारे क्लियर हो जाते हैं। इसका जो आपका आंसर है दैट इज पी.बी. शैले। Narrates by P.B. Shelley. P.B. Shelley is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, what term does Keats use for Grecian urn? तो याद, ये जो जॉन कीट्स का वर्क है ग्रेशियन अर्न, ओके। एंड स्टूडेंट्स, इसमें इन्होंने यूज़ किया है टर्म हिस्टोरियन। हिस्टोरियन टर्म यूज़ किया है। जॉन कीट्स की बात कर रहे हैं, ये हमारे सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट्स कहलाते हैं। फर्स्ट जनरेशन में आपके पोइट्स आ जाते हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, और सेकंड जनरेशन में आ जाते हैं शेले, कीट्स, बायरन, ओके। सेकंड जनरेशन या यंग जनरेशन। कीट्स का लाइफ स्पैन है 1795 टू 1821। ये इनका लाइफ बहुत ही यंग एज में डेथ हो जाती है, और ये यंग जनरेशन भी कहलाते हैं इसीलिए। और ये जो ग्रेशियन अर्न है, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका टर्म इन्होंने यूज़ किया हिस्टोरियन। हु नरेट्स द पोयम माई लास्ट टचेस? सो द आंसर इज द ड्यूक। ड्यूक नरेट कर रहे हैं, ठीक है। पोयम, ये जो आपकी पोयम है माई लास्ट टचेस, लिखी किसने है, पोएट कौन है? इसके आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग। बट यहाँ नरेट पूछा है, ये जो मेरी लास्ट डचेस, डचेस ड्यूक राजा, डचेस उनकी रानी, तो ये नरेट कौन कर रहा है? पोयम ड्यूक ने की है, ओके। लिखी है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मोनोलॉग जो खुद से अकेले से ही, जो डायलॉग दो व्यक्तियों के बीच होता है, मोनोलॉग सिंगल व्यक्ति बोलता है। 1842 में ये पोयम आपकी पब्लिश होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तो हो जाएगा, विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द टोन ऑफ द डावर बीच? डावर बीच जो पोयम है रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। जी हाँ, मैं हर पॉइंट बताते चल रही हूँ। अगर आपके सामने कोई वर्क आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए ये लिखा किसने है, फिर उसका जेनर भी देख लो, पब्लिशिंग ईयर, ऑल ऐसे। तो डावर बीच इस मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है। इसकी टोन है पैसिमिस्टिक, निराशावादी, मेलनकली, काम एंड मेलनकली। ये पब्लिश हुआ था 1867 में। मैथ्यू अर्नोल्ड, डावर बीच। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ यूलिसिस सन इज, आंसर इज सी, टेलीमेकस। यूलिसिस ये जो वर्क है रिटन बाय टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, पब्लिश हुआ है 1833 में। विक्टोरियन पोइट है हमारे टेनिसन, और ग्रीक माइथोलॉजी की से इंस्पायर है ये वर्क। इसमें इनके बेटे होते हैं टेलीमेकस। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन ऑफ W.B. Yeats, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर। तो ये देखिए, जो गीज़र ऐसा वर्ड होता है ऐसे, तो ये देखो इन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए ग्रे भी लिख दिया, ये नहीं है। गायरे क्या होते हैं? जो बड़े बड़े ओशंस होते हैं ना, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक, अंटार्कटिक, इनमें देखिए ये ऐसे ऐसे ये कुछ वर्लपूल बनता है लेफ़्ट टू राइट। तो वर्लपूल जो बनता है ना, तो वही है ये। और इस में इन्होंने अपनी इस पोयम में, इस ये है द सेकंड कमिंग पोयम में, ये हमको लाइन मिलती है टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइटनिंग। और W.B. Yeats इम्पोर्टेंट आयरिश पोएट हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है,
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, तो अभी डिफरेंट में हमारे आयरिश वाले ये आ ही जाएंगे। आयरिश पोइट है ये, और इनका जो लाइफ स्पैन है 1865 टू 1939। हम लाइफ स्पैन इसलिए देख लेते हैं, हमको इतना क्लियर हो जाता है कि हाँ ये इस एज के हैं, नहीं तो हम 1400-1500 वाला समझे इनको नहीं, वो इस वजह से देखते हैं। और इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1923 में। नोबेल प्राइज़ विनर हैं WB यीट्स, विलियम बटलर यीट्स। इतनी पॉइंट जितना ले सकते हैं एक पॉइंट से, उतना हमको क्वेश्चन समझ लेना होता है। नेक्स्ट इज WB Yeats used Byzantium as a symbol of what? 84। आंसर इसका हो जाएगा आपका आर्टिस्टिक परफेक्शन, ऑप्शन डी। ठीक है, तो बाइजेंटियम जो इन्होंने यूज़ किया है किस सिंबल के रूप में? एक आर्टिस्टिक परफेक्शन है। और देखिए इसका मतलब क्या होता है बाइजेंटियम का, बता देती हूँ। कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये क्या होता है कॉन्स्टेंटिनोपल? एक स्पिरिचुअल जर्नी के रूप में इसको समझ सकते हैं आप। ओके, ये पब्लिश, इसका जो फुल टाइटल है, इनकी जो वर्क है सेलिंग टू बाइजेंटियम, इनकी ये पोयम है, पोइट्री वर्क है। इसका फुल टाइटल है सेलिंग, ये जो सेल करके जाते हैं ना, सेलिंग टू बाइजेंटियम, पब्लिश हुआ है 1928 में। एंड इनका जो पोयम कलेक्शन था टावर। अब ये जो पोयम है सेलिंग टू बाइजेंटियम, इसमें हमको 4 ओटावा राइमा वाले स्टेंजा देखने को मिलेंगे। ओटावा राइमा यानी कि 8 लाइन का स्टेंजा, तो 4 8 ऐसे 32। इस टाइप से ये इतनी पोयम है हमारी सेलिंग टू बाइजेंटियम बाय WB यीट्स। इन विच पोयम डज द टाइटल ऑफ अचीव्स नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट अक्वर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अब हमको सीधे मिल रहा है अफ्रीकन लिटरेचर का क्वेश्चन। जी हाँ, और अफ्रीकन लिटरेचर अलग से लिखा है हमारे उसमें कि इस ऐसे ऐसे पार्ट्स को भी हमें कवर करना है। हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश, फिर पहुंच जाते हैं अमेरिका, और फिर ख़त्म। नहीं, ये भी देखना है हमको। तो 85 जो हमारा क्वेश्चन है, और ये देखिए ये इनका फुल नेम है चिनुआ अचीबे। पहले तो देख ले, चिनुआ अचीब। ओके, ये जो राइटर है, और इनका लाइफ स्पान है 1930 से लेकर 2013, 1930 से 2013। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनकी जो नॉवेल है चिनुआ अचीब जी की, थिंग्स फॉल अपार्ट, ये टाइटल इन्होंने कहाँ से लिया था? ओके, तो ये आंसर इसका द सेकंड कमिंग जो WB यीट्स का वर्क है। ओके, अभी हमने देखा ना ऊपर, तो उसमें थिंग्स फॉल अपॉर्ट द करके जो लाइन आई है, वहाँ उसको उन्होंने उठा के अपने नॉवल का टाइटल बना लिया। इतना क्लियर है, थिंग्स फॉल अपॉर्ट। और सेकंड कमिंग हमारे यीट्स का वर्क है। अब ये जो इनकी नॉवल है चिनुआ अचीब जी की, थिंग्स फॉल अपॉर्ट, ये पब्लिश हुई है 1958 में। ओके, अब चिनुआ अचीब जी हमारे जो है नाइजीरियन बॉर्न है, लेकिन ये मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर के बहुत ही डोमिनेंट फिगर माने जाते हैं चिनुआ अचीब। इनकी ये फर्स्ट नॉवल थी थिंग्स फॉल अपॉर्ट है, ये इनकी वेरी वेरी फर्स्ट नॉवल है, डेब्यू नॉवल है चिनुआ अचीब जी की। ओके, 1958 में ये पब्लिश हुई है अफ्रीकन लिटरेचर। एक्टिव वॉइस पूछ लिया है, इसका आंसर है आपका, देख लेते हैं। आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड, तो ये आपको इसका ये पैसिव बना रखा है, हमको एक्टिव ढूंढना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम। इसको एज इट इज़ हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा इजीली जल्दी सॉल्व हो जाता है, तो ऑप्शन वाइज देख पाएंगे तो हमको ये सही है इसका, आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गेम ऑफ चेस। देखिए, अ गेम ऑफ चेस द सेकेंड सेक्शन इन द वेस्टलैंड इज ऑल्सो द टाइटल ऑफ अ प्ले टू विच T.S. Eliot refer in his notes द प्ले वॉज written by। तो ऑप्शंस में भी आपको हमको बेन जॉनसन दिख रहे हैं, बाकी हमारे जो ऑप्शंस हैं देख लेंगे हम। ये देखिए, मार्लोव, थॉमस किड एंड थॉमस मिडिल्टन ऊपर। ओके, BCD इसका आंसर है हमारा थॉमस मिडिल्टन। और बाकी डिटेल भी मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 87 की स्टूडेंट्स। अ गेम ऑफ चेस, देखो यहाँ पर पूछ क्या रहे हैं,
द वेस्टलैंड है किनका, टी.एस. इलियट का। अब द वेस्टलैंड के 5 सेक्शन जो हमें फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। इसमें ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन हमें छूटे ना, इसीलिए 5 पार्ट होते हैं इसके। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, सीरियल वाइज याद करने होते हैं, पहला कौन सा, लास्ट कौन सा। तो फर्स्ट है द ब्यूरल ऑफ द डेड। मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ एक बार, ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। द वेस्टलैंड, a poem in 5 parts. First is the burial of the dead, a game of chess, the fire sermon, death by water, and what the thunder said. और हमें इसको इसी फॉर्म में, इसी क्रम में याद करना होता है, ठीक है। ब्यूरल पहले, फिर गेम, फिर फायर, फिर डेथ एंड देन थंडर। तो ये वेस्टलैंड का है। अब हमारा जो क्वेश्चन था कि उन्होंने इनमें से किसी एक को अपनी वर्क का टाइटल बनाया। थॉमस मिडिल्टन ने क्या किया, गेम ऑफ चेस, ये जो सेकंड सेक्शन है द वेस्टलैंड का, इसका उन्होंने इस नाम से प्ले भी लिख दिया। तो बस टी.एस. इलियट ने उसको बताया भी था, तो यही पूछ रहे हैं। आंसर इज थॉमस मिडिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88। ये है ना थॉमस मिडिल्टन। नेक्स्ट इज विच उपनिषद डज टी.एस. इलियट allude टू इन हिज मोन्यूमेंटल वर्क द वेस्टलैंड। बिल्कुल, इन्होंने ये टी.एस. इलियट जो वर्क है, इसमें द टी.एस. इलियट ने द वेस्टलैंड वर्क में कौन से उपनिषद के उसको बताया है, ठीक है, अलूड किया है। सो द आंसर इज ये ऑप्शन बी, बृहदारण्यक का, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इस उपनिषद के बारे में इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। और एक संस्कृत का भी क्वेश्चन आता है, कौन सा संस्कृत वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है, बृहदारण्यक, ये जो हमारा है उपनिषद है। नेक्स्ट इज देखिए ये, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द वेस्टलैंड कंक्लूड विथ ए और एन डैश वर्ड, संस्कृत वर्ड। देखिए टी.एस. इलियट को हम लोग पढ़ रहे हैं अमेरिकन पोइट के कंसीडर में, प्लस इंग्लिश भी। और टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज़ मिला है 1948 में, नोबेल प्राइज़ विनर है। जब ये इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये नोबेल विजेता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं टी.एस. इलियट। W.B. यीट्स को मिला है 1923 में, और इनको मिला है 1948 में। इतना आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। अगर उनको सर ऊपर से क्वेश्चन पूछना है हल्के फुल्के ईजी से, तो वो ये पूछ सकते हैं। तो वेस्टलैंड में संस्कृत के जो वर्ड यूज़ किए गए हैं वो है आपके, देखिए, दत्ता, दयादवम, दमयंता, शांति शांति शांति। मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ, ये बहुत ये जो वर्ड है दत्ता, दयादवम, दमयता, शांति शांति शांति, ये इन्होंने अपने द वेस्टलैंड में संस्कृत वर्ड कौन से यूज़ किए हैं, तो ये वाले है ना। क्वेश्चन नंबर 89 हम देख रहे हैं, और इसका मीनिंग गिव, सिंपैथाइज एंड कंट्रोल। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्टलैंड में संस्कृत के वर्ड यूज़ किए गए, और ये भी पूछ सकते हैं कौन से, तो वो भी आपको बता दिया बाय टी.एस. इलियट, वेस्टलैंड। Imagism as a literary movement is associated with, so the answer is T.E. Hulme। देखिए इमेजिज्म जैसे कि एक्सप्रेशनिज्म हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, इस टाइप से ही ये है आपका इमेजिज्म। जैसा इसका नाम है आधा तो हम मीनिंग वहीं से समझ लेते हैं, इमेज क्रिएट होना, आंखों के सामने कुछ ऐसा लिख देना कि इमेजेस आ जाए। तो ये 20वीं सेंचुरी का मूवमेंट था, और ये एडवोकेट करता है फ्री वर्ड्स को, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया इमोशंस थ्रू क्लियर प्रिसाइज इमेजेस, ठीक है। ये लिखते हैं फ्री वर्ड्स में, एंड एक्सप्रेशन आइडिया इमोशन को इस तरह से शो करते हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर प्रिसाइज इमेज के रूप में वो चीज़ आपको शो हो जाए। 20वीं सेंचुरी का है ये, टी.ई. हल्म ने इसको इनसे जुड़ा हुआ है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस थोड़ा सा देख लेते हैं, बच्चे कहते हैं मैडम आप ग्रामर नहीं पढ़ाती। देखिए तो ये ना, समबडी हैड क्लीन्ड माई शूज़ एंड ब्रश्ड माई सूट, ओके। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो हम माई शूज़ से पहले ऑब्जेक्ट से लेके बनाना शुरू करेंगे, माना कि पैसिव वॉइस को। तो अब यहाँ नहीं कि मैं पूरे आपको नियम नहीं बताऊँगी तो ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कैसे होगा। मैं माई शूज़ से शुरू करेंगे बनाना, तो माई शूज़ हैड होता है तो वो हैड बीन हो जाता है, थर्ड फॉर्म तो वही रहती ही है। तो माई शूज़ हैड बीन क्लीन्ड, ओके। अभी ये जो हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, ये समबडी लिखा होता है, तो बाद में जब इसका पैसिव बनाते हैं तो बाय करके जब हम ही का हिम कर देते हैं ना, शी का हर कर देते हैं, समबडी का कुछ नहीं करते, इनको हटा देते हैं, ये अंडरस्टूड होते हैं। तो माई, इसका आंसर देखिए डी है, माई शूज़ हैड बीन क्लीन्ड एंड माई सूट ब्रश्ड, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को हमने एज इट इज़ बना लिया, सेकंड को सेम रख दिया।
तो ऐसे बन जाते हैं ये। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या थे? एन अमेरिकन पोइट सेटल्ड इन इंग्लैंड। क्योंकि ये डी ऑप्शन जो इसमें आप देखेंगे न्यू इंग्लैंड लिखा है इसमें। न्यू इंग्लैंड जो है ना एक अमेरिका का ही एक क्षेत्र है, अमेरिका देश में ही एक क्षेत्र है, रीजन है न्यू इंग्लैंड नाम से। लेकिन ये एन अमेरिकन पोइट थे जो इंग्लैंड में भी ये सेटल हो जाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 4 टाइम पुलित्जर विनर है, ये इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। स्टेनली वेबर इन द बर्थडे पार्टी प्रेजेंट टू। बर्थडे पार्टी इम्पॉर्टेंट वर्क है, नॉवल है, 1957 में पब्लिश हुआ है और इसमें होते हैं एक कैरेक्टर स्टेनली वेबर और ये होते हैं एक पियानिस्ट। और ये आरपीएससी के सिलेबस में, राजस्थान के सिलेबस में है, पीजीटी में। जो बच्चे तैयारी किए होंगे उनको पता होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ह्यूमर्स इन बेन जॉनसन्स टाइम वर, क्या थे 4 ह्यूमर्स बेन जॉनसन ने जो बताए थे? ब्लड, फ्लैग्म, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। बिल्कुल मैं आप लोगों को थोड़ा सा समय लेके समझा देती हूँ कि क्या होता है। ये जो हम लोग ह्यूमर, एक ह्यूमर से वर्ड क्या होता है हमारे माइंड में? कॉमेडी, कोई मजाक, ठीक है। लेकिन ह्यूमर क्या होता है? इन्होंने बेन जॉनसन ने ये 4 बताए हैं, ब्लड, फ्लैग्म, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। और इसको ये एक नॉर्मल व्यक्ति में इन 4 ह्यूमर का मिक्सचर बैलेंस अवस्था में होता है। जिस व्यक्ति में ये चारों बैलेंस अवस्था में होंगे वो नॉर्मल, ओके। और जो ये किस किस का प्रतीक है? तो ब्लड जो है, ब्लड जिसमें ये पार्ट ज़्यादा होता है इसके ह्यूमर में, वो चीयरफुल होता है। फ्लैग्म ये होता है काम और कंपोस्ट का। एंड येलो बाइल जिसको कॉलर भी कहा गया है, CHOLER। कहीं पढ़ेंगे तो मैम ने क्या बताया था, नहीं कॉलर, इसको ये एंगर का होता है, एंगर एंड इल टेम्पर्ड। अगर किसी में यही ज़्यादा है तो वो ऐसा व्यक्ति होगा। एंड मेलनकली लास्ट में जो आपका लिखा है ब्लैक बाइल, इसको मेलनकली भी कहा गया है, ये होता है सैडनेस का प्रतीक। तो ये चारों चीज़ें बैलेंस अवस्था में होनी चाहिए, वही होता है गुड ह्यूमर। ये बेन जॉनसन ने बताए थे। हु इज़ सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर 12th नाइट। सेल्फ लव से कौन सिक था? आंसर इज मेल वैल्यू। देखिए एमएल वैल्यू इसका कैरेक्टर है। हमको तो आंसर बताने के बाद बताना होता है उससे रिलेटेड पॉइंट, बिल्कुल। तो 12th नाइट का एक और टाइटल होता है, अनदर टाइटल, दैट इज़ व्हाट यू विल। जी हाँ, व्हाट यू विल एक और टाइटल है 12th नाइट का, व्हाट यू विल अनदर टाइटल। रोमांटिक कॉमेडी है बाय शेक्सपियर, मेल वैल्यू उसके कैरेक्टर हैं, सेल्फ लव से पीड़ित हैं। द स्लीव वॉकिंग सीन अक्यूर्स इन मैकबेथ। स्लीव वॉकिंग सीन मैकबेथ के मैंने इतने अच्छे से पूरा उसमें सीन वाइज, एक्ट वाइज, कैरेक्टर वाइज उसका एक इस वर्क का बनाया है, तो जो कि बहुत अच्छे से वो भी आप लोग देख सकते हैं। स्लीव वॉकिंग सीन आपको कहाँ मिलेगा? तो मैकबेथ में मिलेगा बाय शेक्सपियर। मैकबेथ जो है शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ में एक मानी जाती है। शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ कौन सी होती हैं? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर हैं, जिसमें से हमने अभी मैकबेथ का क्वेश्चन देखा। और ये क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सी नहीं है, तो इनमें अगर इन चारों के अलावा कोई और लिख दें, ठीक है, या कौन सी है तो एक लिख के कोई 3 अलग लिख दे, तो आपको पता होना चाहिए हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ आर द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज बाय शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द थर्ड एक्ट इन आर्म्स एंड द मैन टेक प्लेस। आर्म्स एंड द मैन जो प्ले है बाय जी.बी. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये कॉमेडी है, 1894 में पब्लिश हुआ है। इसका जो थर्ड एक्ट है वो कहाँ पर होता है, घटना कहाँ घटती है? लाइब्रेरी में। तो ये ऐसे पूछ लेते हैं एक्ट, जैसे अगर आपको बहुत डीप में पूछना है तो उसमें किसने एक्ट है। अब इसके साथ आप ये ना टेंशन लें कि हम इतने सारे राइटर के सारे वर्क पढ़ें। आपके सामने जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप उन्हें ही पढ़ते चलो, आपका इसी से क्लियर रहेगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी कवर कर ही रहे हैं, जैसा कि करेक्ट फॉर्म इसका आंसर डी है, टू वेक, टू नहीं सी है इसका आंसर, ऑप्शन सी, टू वेक हियर एंड बीटिंग। इट इज़ वेरी प्लेजेंट टू वेक अप एंड हियर द रेन। तो हियर के बाद बीटिंग द रेन, बीटिंग ऑन द विंडो। ऑप्शन सी, टू वेक हियर एंड बीटिंग। फॉर्म्स दी जो ये जो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से है, और जो सब्जेक्ट एग्रीमेंट होता है वर्ब के साथ, वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक होता है, क्योंकि जो भी वर्ब्स उसमें आ रही हैं वो पूरे हमारे सेंटेंस के साथ एग्री कर रही हैं। तो बिल्कुल वेकअप, इसमें टू वेक लगाना है, एंड देन हियर एंड द रेन बीटिंग ऑन द विंडोज। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा।
ड्राइडन्स ऑल फॉर लव्स इज रीटेलिंग शेक्सपियर्स। देखिए ड्राइडन ने अपना वर्क लिखा था ऑल फॉर लव, तो कहते हैं कि ये इमिटेशन है शेक्सपियर के कौन से वर्क की, दैट इज एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। ओके, अब ऑल फॉर लव इसका एक और टाइटल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, तो ऐसे करके टाइटल है ये, और पब्लिश हुआ था इनका ये वर्क ऑल फॉर लव 1677 में। ठीक है, हीरोइक ड्रामा है, ट्रेजेडी है ऑल फॉर लव। एंटनी क्लियोपेट्रा भी एक ट्रेजेडी है बाय शेक्सपियर, और इसकी इमिटेशन में ड्राइडन ने ऑल फॉर लव लिखा था, जो कि ट्रेजेडी है, हीरोइक ड्रामा है ऑल फॉर लव, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट इसका जो है एक और टाइटल है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये जो ड्राइडन्स ऑल फॉर लव है रिटन इन, तो ये लिखा गया था ब्लैंक वर्स में। तो स्टूडेंट्स हमने आज पूरे कवर कर लिए 100 क्वेश्चंस फ्रॉम द एमसीक्यू सीरीज़ हमारी चल रही है। 125 क्वेश्चंस आज हमने कवर किए हैं, 75 टू 100, एंड सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे पीजीटी के लिए। आपने देखा आज हमने टर्म से भी क्वेश्चन आए हमारे सामने, इंग्लिश पोइट, अमेरिकन पोइट, इवन हमने आयरिश और अफ्रीकन पोइट्स को भी इसमें कवर किया है, ऑथर्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन ज़रूर से करिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर, एंड खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।